थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली हमको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या देखना है बच्चे, कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे हो। ठीक है जी। और कैसे होगा, पहले मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बात करता हूँ फिर थ्योरेटिकल बात करता हूँ। ठीक है, आइए पहले कुछ हम एग्जांपल्स बनाते हैं और अपना बेस बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग मैं सीधा सीधा आपको बताऊं। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए और एक इंसान है मिस्टर बी। मिस्टर ए है बच्चे दिल्ली में और ए यूएसए में, और आज का डेट है 12 अगस्त। टुडे इज 12 अगस्त 25। और मिस्टर ए ने 5,000 यूनिट बेचे हैं एट द रेट ऑफ 200। बहुत अच्छी बात। तो आप मुझे बताइए जो मिस्टर ए है ये जो जर्नल एंट्रीज डालता होगा, एक सेकेंड, हाँ जी, एक बार संजय भैया को एक बार या अनुराधा निंकेवन को बोल दो। ठीक है, सो बेसिकली 5,000 यूनिट्स बेचे हैं एट द रेट ऑफ $4 ईच। आपको मालूम है जब आप किसी यूएस के बंदे के साथ ट्रेड करते हो तो डॉलर बीइंग अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, तो वो डॉलर में ही ट्रेड करता है। वो कहता है रुपए रुपए नहीं दूंगा तुम्हारे अकाउंट में, डॉलर में बात करूं। यानी कि अगर आपको कभी लोन लेना हो बाहर से तो वो डॉलर से मिलेगा। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो जो इनवॉइस होता है वो डॉलर में होता है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो इनवॉइस देगा, वो किस में होगा, डॉलर्स में। तो आप समझो कि उसके साथ जब बात होती है ना फोन पे तो वो डॉलर्स में ही बात होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, मिस्टर ए बीइंग अ बिजनेसमैन इन इंडिया, ये अपने सॉफ्टवेयर में डॉलर पे एंट्री डालेगा या रुपीज में डालेगा। सो ही हैज टू कन्वर्ट जिस भी दिन जो भी रेट चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू, $1 इक्वल टू, लेट सपोज 80। क्या आप मुझे मिस्टर ए जो एंट्री डालेगा वो एंट्री बता सकते हैं? मिस्टर ए ने गुड्स बेचे हैं, सोल्ड गुड्स, उधारी पे। ठीक है जी, उधारी पे। मिस्टर बी टू 5,000 यूनिट, $4 के, तो टोटल से $20,000। पर $1 कितने का, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, कितने रुपए आ गए। बहुत अच्छी बात है। ये एंट्री कब हो रही है बेटे, 12/8। सर जी बेच दिया मैंने 16 लाख रुपए का, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे हुआ क्या, 25 अगस्त 25 को मिस्टर बी ने इसकी पेमेंट कर दी। क्या आप मुझे डॉलर में बता सकते कितने डॉलर पे करेगा? $20,000। पर उस दिन क्या रेट, ₹80 का ही होगा? नहीं, उस दिन जब उसने पेमेंट करी तो $1 इक्वल टू 82। ओ माई गॉड, आपको फायदा हो गया या नुकसान? मिस्टर ए के एंगल से बताइए। फायदा हो गया भाई, ₹82 मिलेंगे $1 को, इन कैश करूंगा तो। समझ रहे हो? तो बेसिकली बैंक में अब इसका, आप समझ रहे हो, 5,000 इंटू 40 इंटू 82, 20,000 इंटू 82, टेक्निकली कितना आ रहा है बच्चे, 16,40,000। मिस्टर बी का अकाउंट कितने से बंद होगा, 16 लाख से डेटर था, 16 लाख से बंद हुआ। और आप ये कह सकते हैं दिस इज एक्सचेंज गेन, हाउ मच, 40,000। और यही मैं 25 तारीख को एक्सचेंज गेन को कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, पीएनएल। यानी कि जो भी एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस होता है वो पीएनएल में चला जाता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर आपको यू एंड अप पेइंग मोर और एंड अप रिसीविंग मोर बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द करेंसी दैट इज ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है बच्चे, तो आप इस एक्सचेंज गेन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे,
P&L में, दैट इज 40,000। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा जरा बात को। ये केस नंबर ए बना है, बिल्कुल आप अगर नोट करेंगे सारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। ध्यान से देखिएगा सर, सारी बातें सेम है, लेकिन $1 का रेट दूसरे केस में मैं 70 रुपए कर रहा हूं। ओ माई गॉड, यानी कि जब मेरे को पैसा मिलेगा फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। सर पहली एंट्री क्या होगी केस नंबर बी में? सर वो तो सेम होगी, मैं जब बेच रहा हूं, ठीक है, तो वही रेट है, 80 रुपए ही रख रहा हूं, तो पहली एंट्री तो सेम होगी। दूसरी एंट्री बैंक में कितना आएगा बताओ? एग्जैक्टली exactly, बैंक में आएगा 14 लाख। मिस्टर बी कितने से खत्म होगा? और भाई एक्सचेंज लॉस 2 lakhs, और ये एक्सचेंज लॉस P&L टू एक्सचेंज लॉस हो जाएगा 2 lakhs एंड। क्या ये साहब जी क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 1 रिकॉर्ड कर लीजिए। सोल्ड 5,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $4। क्लियर है बच्चे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। थोड़ा सा आएगा बस, बहुत ही हल्का सा माइंड में पढ़ो तुम, हेजिंग कैसे होती है, रिस्क और कैसे होते हैं, पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं। समझ रहे? आज जैसे, अब ये जैसे जो इम्पैक्ट आया, आपको क्या लग रहा है? जैसे ट्रम्प ने बोला तो डॉलर की करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी या वीक होएगी? स्ट्रांग होएगी। अब उसके पीछे क्या एनालिसिस है, इकोनॉमिक्स में नहीं जाना, पर स्ट्रांग हो जाएगी इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि इंडिया नहीं बेच पाएगी, इंडिया के फॉरेन रिजर्व डॉलर कम हो जाएंगे। भाई मेरा धंधा पूरा यूएसए में था, मैं यूएसए से डॉलर लाता था, सरकार पे कन्वर्ट कराता था, सरकार पे डॉलर रहते थे, अब डॉलर कम हो जाए, ठीक है। अब आप सोचिए जिसने लोन ले रखा है उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। उसने लोन लिया था $80 पे, 95 पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो ये जो रिस्क है, ये बिजनेसमैन मिटिगेट करके बैठा होता है, बैंकों से पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होता है, डॉलर रेट जो मर्जी जाए 82 से ऊपर में पेमेंट चल जाएगी फिर। समझ रहे हो? इसको हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अब बैंक से पहले से कॉन्ट्रैक्ट में हूं, मैंने 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, मुझे डर लग रहा है आज 80 है कल को 800 ना हो जाए, तो मैं 85 में फ्रीज कर गया, मैं 5 का लॉस बुक करके कंफर्म। सो दीज आर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल, बिना इसके चलता ही नहीं भाई, हेजिंग होता ही होती। ये तेरे को कितना अमाउंट दिया? 16 लाख, तो 20,000 करोड़ का माल की पेमेंट करनी है मैंने, मैं आज कॉन्ट्रैक्ट में पहले एंटर करूंगा भाई। एग्जैक्टली exactly. मैं एक पहले से प्रोबेबल लॉस बुक कर रहा हूँ और उससे ऊपर मैं लॉस एक्सपोज नहीं कर। हाँ जी। हाँ सर, मुद्दे की बात यो है भाई, एक बात बोलना चाहूंगा, इसी एग्जाम्पल को आप, चलो एक और एग्जाम्पल दोबारा बना लेंगे यार। और एग्जाम्पल क्या है सर जी? मिस्टर ए
मिस्टर बी, और इसने सेल करा बच्चे 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $10 ईच। बहुत अच्छी बात है जी। कौन सी डेट सेल करा? 25 मार्च 25। ओहो, जिस दिन $1 50 रुपए का। मिस्टर ए जो है वो इंडिया में है, मिस्टर बी यूएसए में है। 25 मार्च की सेल है, बहुत अच्छी बात है। 1000 यूनिट $10 ईच पे। टोटल कितने डॉलर आएंगे? डेटर कितने से बनाऊं? $10,000। और $1 कितने का? 50 का। मुद्दे की बात ये नहीं है। ये इसको जब पेमेंट करेगा, वो इसने करी है 25 मई 25। सो दैट्स द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बदल गया। और जिस दिन ये पे कर रहा है उस दिन $1 कितने का है? 60 रुपए का। गुड फॉर यू। बिकॉज जब आपने डील करा 50 मिलना था $1 का, अब 60 मिलेगा। लेकिन सवाल ये 31 मार्च को कुछ होगा या नहीं है? बिल्कुल होगा, देखिएगा। 25 मई 2025 नेक्स्ट। सो दैट्स अ, अगर मैं बोलूं उसको फाइनेंशियल ईयर, अगर मैं बोलूं तो कौन सा साल हो गया? 25-26। हाँ, ऊपर वाला कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 24-25। ये वाला फाइनेंशियल ईयर समझ आ रहा है आपको? 31 मार्च 25 को $1 48 का हो गया था। ओ माई गॉड। अब आप मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली एंट्री में कौन से दिन डालूंगा? 25 मार्च 2025। क्या एंट्री डालूंगा? मिस्टर बी टू सेल्स। बहुत अच्छी बात है जी। 1000 यूनिट पे, 1 यूनिट पे $10 आना है, तो टोटल $10,000 हो गए। और $1 कितने का मेरे को, आई मीन रुपीज में करूंगा तो 50। कितने रुपए आ गए बच्चे? 5। 31 मई 2025। सर सेटलमेंट तो हुई नहीं, लास्ट डे पे क्या आप इसको अपडेट करोगे? हाँ बेटे करूंगा। क्यों करूंगा मालूम है? मिस्टर बी मेरा डेटर है कि नहीं है? तो क्या आप 31 मार्च को डेटर 5 लाख का दिखा दोगे? क्या 4,80,000 का डेटर नहीं है 31 मार्च को? मॉनिटरी आइटम बोला जाता है इसे। मॉनिटरी होता है लेन देन के अकाउंट जो अल्टीमेटली टू बी सेटल्ड इन रुपीज। लिखवाऊंगा आपको मॉनिटरी आइटम क्या होता है। मॉनिटरी आइटम आर दी आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड इन कैश, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, जो लेन देन के अकाउंट है, जैसे पैसा लेना है वैसा देना। ठीक है, जैसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, ये जो फैन है ये बैलेंस शीट में दिखता है, बट इज इट अ मॉनिटरी अमाउंट? क्या मैं फैन को बोलता हूँ फैन तू 2,000 का है, चल मेरे को 2,000 रुपए दे? मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, ये मेरे को 2,000 रुपए देगा? नहीं। लेकिन अगर आलोक जी को बोलूं, आलोक जी आपने 50,000 देने, ठीक है, कल मैच हारे आलोक जी, ठीक है, उसकी शर्त लगी थी 50,000, हारे हो नहीं हारे बेटे? 50,000 की शर्त लगी। चलो वो छोड़ो, पर बहुत बुरी तरह से हारे हो, चलो ठीक है। तो 50,000 की मान लो शर्त है, तो आलोक जी को अगर मैं बोलूंगा कि आपने 50,000 देने हैं, तो देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? ठीक है, देने पड़ेंगे। बच्चे बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ, ये ले जाओ आप। हाँ ठीक है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं लेन देन के क्या होते हैं। मैं आपको बोलूं, मैं आपको पैसे दूंगा, आप मेरे को पैसे दोगे, तो हम भी तो बैलेंस, आप सभी बच्चे क्या बैलेंस शीट में हो एडू जंक्शन की? लाइबिलिटी साइड नहीं हुआ, वो घर की बात है आपकी। पर्सनल मुद्दे यहाँ पे कहाँ उखाड़ रहा निकाल रहा है यू? क्या आलोक जी आप बैलेंस शीट में एसेट साइड को, लाइबिलिटी साइड? एसेट साइड, डेटर, एनपीए ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूं कि आप अगर एसेट हो तो
आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? कम होती जा रही है, समझ रहे हो? यू आर ए डेप्रिशिएबल एसेट, वो तो है, ठीक है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली exactly. तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यू ऑल आर मॉनिटरी आइटम्स जिनसे लेन देन की सेटलमेंट हो रही है। अब जैसे अगर मैं रेंट देता हूं, मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट में आता है। इज इट अ मॉनिटरी आइटम? यस, क्योंकि उसके पीछे लैंडलॉर्ड है, एक इंसान है जो जहां रहता है, जो बोलेगा भाई पैसे दे भाई। शेयर कैपिटल इज अ मॉनिटरी, यस, उसके पीछे ओनर्स है। डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सारे मॉनिटरी आइटम। लेकिन अच्छा, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, सब मॉनिटरी। लेकिन क्या एसी मॉनिटरी है? सो योर लैंड एंड बिल्डिंग, एसी, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, दीज आर नॉन मॉनिटरी, पर्सनल काइंड ऑफ, उसी को मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी एंगल। ठीक है, तो मिस्टर बी जो मेरा डेटर है, आप इसको लिख सकते हो, हालांकि मैं करेक्ट और मतलब अच्छे से लिखवाऊंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये मेरा मॉनिटरी आइटम, और भाई मॉनिटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करा जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट में इसको 5 लाख दिखाना लॉजिकल नहीं है। मिस्टर बी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए से, सॉरी कितने से, 20,000 रुपए से कम होगा ये। समझ आया आपको कैसे कम हुआ ये? हम्म। सर कैसे? बेटे टोटल कितने डॉलर थे बेटा? 10,000। तो 10,000 इंटू 48 करूंगा तो 4,80,000 ही मिलेंगे ना इससे। तो 20,000 तो गिरानी पड़ेगी वैल्यू, तो गिरा दी बेटे वैल्यू। और आप मुझे बताइए डेबिट क्या करूं? एक्सचेंज लॉस। दिस इज नॉट एक्चुअल लॉस, दिस इज, यू कैन से कंटिंजेंट हो गया ना। हाँ, बट बीइंग कंजर्वेटिज्म यू फॉलो, तो आप यू बुक फॉर द लॉसेस। और आप मुझे बताओ 31/3 को क्या करेंगे आप इसका? पीएनएल में भेज दो भाई। पीएनएल टू एक्सचेंज लॉस कितना बच्चे? 20,000 और 20,000। ओके, अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं 24-25 तो खत्म हो गया, 25-26 में क्या होगा? अरे सर पेमेंट करनी है सर, सीधी पेमेंट की एंट्री डाल रहा हूं 25/5 को। तो आप एक चीज समझो, जेब से पैसा कितना जाएगा? 1,000 डॉलर देने थे, $1 पे 10, तो टोटल कितने डॉलर निकलने थे? 10,000। ओहो, रिसीव करना था मैंने, आई एम सॉरी। हम तो सेलर है, हमें तो पैसे मिलेंगे। तो पैसे मिलेंगे तो बैंक तो डेबिट होगा। 10,000 डॉलर समझ आ रहे हैं कितने रुपए? 60 का रेट है जी, 10,000 डॉलर पे। जिस दिन पैसा मिलेगा उसी का भाव मिलेगा ना उस दिन। तो कितना आ गया? 6 लाख। मिस्टर बी कितने से चल रहा है? एग्जैक्टली exactly. और भाई साहब एक्सचेंज गेन 1.2 लाख, और अगली एंट्री पे एक्सचेंज गेन को पीएनएल में भेज दीजिए। पच्चीस पांच 25। हाँ भेज दो कोई बात, अभी भेज दो कोई बात। ये साहब ऑल क्लियर टिल हेयर? क्या कह रहे हो? आलोक की रिटायरमेंट ले लो आप। करियर स्टार्ट हुआ है।
हाँ हाँ, कह रहा और अब नहीं खेलूंगा बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना जब कोई हाँ अरे भागा बहुत था ये। चलिए, वंश किधर है? वंश आया था, दिखा नहीं यार। मैं ही दिख रहा हूँ ना नहीं नहीं, चलिए आइए बच्चे, क्लियर है? वंश भी चुप इसलिए है क्योंकि 0 था स्कोर इसका। ठीक है, यहां तक हो गया। कुछ लोगों की वैल्यू बढ़ती जा रही है और यही आपने नोट कर लिया लोग जी? यहां तक कर लिया सब बच्चों ने नोट? यहाँ तक क्लियर है ना? अब आप समझिए, अब हम कुछ चीजें लिखते हैं, ठीक है? डेफिनेशन है टेक्निकली, दैट इज मॉनिटरी आइटम्स। लिखिएगा एक बार जो बोलूंगा, लिख रहा हूं। आइटम्स ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज which are to be ultimately settled in cash. Oh my God! अच्छा सर, हाँ बेटे हाँ। चलिए फाइल भेज दी है बच्चों ने, स्क्रीन पे ले आते हैं बेटे फाइल को। अकेडमी का वाईफाई देता यस, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है बच्चों, लिख लिया? एक मिनट देना बच्चे। सबसे टॉपर अकेडमी का वाईफाई लिख लो एक बार। एग्जांपल जो चलिए आइए, हालांकि मेरे को ऐसे में थ्योरेटिकली बातें करता, लेकिन मैं आपके साथ एकदम कायदे की बात पहले करूंगा, फिर हम थ्योरेटिकल बात करेंगे। आप मुझे बताइए, मॉनिटरी आइटम्स क्लियर है आपको? इसके नीचे एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। मॉनिटरी आइटम क्या होते हैं? ये क्या अनलॉक थोड़ा ना करिए आपने, अनलॉक नहीं करिए आपने। मॉनिटरी आइटम के आगे लिखिए डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल। छोड़िए आप, रहने दो। हो गया हाँ मतलब वही, वो उसमें मैं लिख नहीं पा रहा ना, बिकॉज दैट्स ब्लॉक। भेज दोगे तो? मार्कर तो परमानेंट मार्कर परमानेंट तो आपका स्कोर। एक चीज बोल रहा है ठीक है, मॉनिटरी आइटम लिख लिया। एग्जाम्पल क्या लिख दिए बच्चे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल रिसेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग। नॉन मॉनिट, हाँ जी, मैंने सेकंड वाली खोली थी बच्चा। सिर्फ पहले को कभी भुला नहीं चलिए आइए बच्चों, पहले वाली भी नहीं हो रही। मैं ऐप नहीं, वो गूगल पे अनलॉक हो जाती है, फिर अनलॉक लिखा हुआ आ जाता है उस पर, फाइल नेम आपका। गूगल पे पीडीएफ अनलॉकर होता है, ठीक है? अभी आपको पता नहीं है ना, कोई वहां करनी है, एक बार भेज दोगे तो सही है, फ्लो मिल जाएगा।
अगली बार आइए नॉन मॉनेटरी आइटम लिखे, तब तक कोई अनलॉक करके दे दो प्लीज। नॉन मॉनेटरी आइटम क्या लिखा है बच्चे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज अदर देन मॉनेटरी। अरे भाई फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये सारे क्या हो गए मेरे नॉन मॉनेटरी। एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स मत लिखना है, ऐसे कंफ्यूज हो गए। एडवांस पे तो मैं किसी को बोल सकता हूँ मेरा पैसा वापस कर दे, ठीक है। रादर यू कैन राइट फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। हाँ, ये वाली सही है। बताइए, नोट कर लिया बच्चों ने? तो जैसे जैसे आपने एग्जांपल जो दी सही परचेज के लिए मान लो कुछ बंदा है दिया अगर उसने बोरो का रिटर्न लोन के ऊपर भी हो जाएगा। ये 16 करवाया ना आपने बोरो प्रोसेस। हाँ, वो ये बोल देगा कि भाई हमारा अभी नहीं है, अभी मतलब आएगा चीज। तो वो पर्सनल वो मॉनेटरी आइटम जिसमें इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी तो हमने तो ओनर बने डिस्प्यूटेबल बात, बस ऐसे ही लिख दिया वो ठीक है, पर वो लेन देन का अगर है तो मैं बोल सकता हूँ उसको। श्योर। हाँ जी बच्चों। सो ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स नॉन मॉनेटरी कैसे हुआ? आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में, मैं तो बोलूंगा आप हटा ही दो। अगर आप एक तो परचेज हटा दो, वैसे के लिए ठीक है, पर कौन से बॉन्ड लिख सकते हो आप? गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ये वाली चीजें लिख लो। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि मान लो तूने 1 करोड़ लगाए, पर अगर उसकी वैल्यू ही 10,000 रहेगी तो वो एग्जैक्ट नहीं चल रहा है, इसलिए उसको बोल दिया जाता है, बट फिर वो कंफ्यूज होगा, वो अलग अलग सिचुएशन बन जाती है उसको। सिंपल एग्जांपल ये ज्यादा बढ़िया आपके, ये वाले लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब एक एक लिखेंगे हम लोग। सर, ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या होता है? भाई तुमने परचेज करा बाहर से, इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। सेल करा, लोन लिया, लोन दिया, वॉट एवर, if it is to be ultimately settled in a foreign exchange, that transaction is called foreign currency transaction। आइए पढ़ते हैं इसको। A transaction which is denominated or requires settlement in foreign currency। एक बात बताइए, भारत देश में जैसे रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस है, ठीक है, इनके लिए इनकी क्या जो एक होता है रिपोर्टिंग करेंसी जिसमें आप रिपोर्ट करते हो, तो जो इंडिया में कंपनीज है रिलायंस, एयरटेल, इन्फोसिस, रिपोर्टिंग करेंसी क्या होगा? रुपीस, इन विच यू रिपोर्ट। और फॉरेन करेंसी क्या होगा? रिपोर्टिंग के अलावा सारी की सारी फॉरेन करेंसी। तो भाई यूके, यूएस, जहां भी, न्यूजीलैंड, जहां भी ट्रांजैक्शन हो, सारी करेंसी क्या हो जाएंगी? फॉरेन करेंसी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन विच अराइज बाय और सेल ऑफ गुड्स, बोरो और लेंड फंड्स, बिकम अ पार्टी टू अनपरफॉर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका आपको कुछ नहीं करना। एक्वायर, डिस्पोज ऑफ एसेट, इनकर और सेटल लायबिलिटीज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन। तो बेसिकली सिर्फ ये बता रहा था कि भाई ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता क्या है। आपने कोई सामान खरीदा, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। आपने किसी से लोन लिया, किसी को लोन दिया, ठीक है, इफ इट रिक्वायर्स सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी तो उसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन बोल दिया जाता है। बताइए, क्लियर है? इसको लिखना चाहेंगे? लिख लो एक बार, लिख लो तो सही है, नोट्स बन जाएंगे एक ही जगह, फॉरेन एक्सचेंज के सारे ने एक ही जगह स्पेलिंग। Foreign currency transaction is a transaction which is denominated or requires settlement in foreign currency। तो ये पॉइंट्स भी लिखना है ए हाँ टू पॉइंट्स डी? में ना ऐसे, हाँ पॉइंट्स लिख लो, बिल्कुल। पर जो मैं मार्क करूंगा ना, सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो भी सही है। और इतना तो आपको पता होना चाहिए कि these all 4 points require settlement in foreign currency।
buying and selling goods. Because these all are denominated in dollars, denominated in foreign currency. हाँ जी बच्चे, लिख लिया? लिख लो एक बार। तो हम चीजें करते हैं जैसे बाहर जो कोई बंदा है जिसने इंडिया में डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आने वाले टाइम में जो डॉलर फ्लक्चुएट होगा तो उसको जो लॉस या गेन कुछ होगा, वो अपनी कंट्री के अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से बुक कर रहे हैं। तो उसका हमें कुछ नहीं करना। हमको नहीं करना, वो उसको बुक्स में करना है। अगर कोई वैल्यू कम हो रही है कुछ, मैं उसे डिविडेंड दे रहा हूँ एंड सपोजिंगली इन डॉलर्स दे रहा हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा। तो मेरी ट्रांजैक्शन जब होगी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ना। तो पैमा के अकॉर्डिंग डिविडेंड देगा तो वो तो इंडिया नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो फिर फर्दर कंप्लायंसेस हजारों थे यार। बहुत सारे ना कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज जिसके अंदर कोई ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऐसे होता है कि मैं को तेरा मॉल, अगर मैं बोलूँ आपके लिए मॉल बना रहा हूँ, 5 साल में बनाना है, 500 करोड़ का बनना है, अगर नहीं बना तो क्या होगा? अगर नहीं बना तो दूसरी पार्टी आपको कॉम्पेंसेट करेगी। तो ऐसी भी ट्रांजैक्शन, तो आप एज थर्ड पार्टी भी कभी कभी इन्वॉल्व हो। ठीक है, मे बी यू वुड पे और नॉट पे, तो वो भी चीज होगा आपको फॉरेन, मतलब जैसे कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ जाएगा इस तरीके से। सॉरी ठीक है। हाँ ठीक है। और मतलब पेपर में ऐसे आने के कम चांसेस है, लेकिन अभी ये है कि ये स्टैंडर्ड एक रीजनेबल पॉइंट्स के अंदर क्लोज हो जाता है तो लिखवा रहा हूँ। बताइए, लिख लिया बच्चों ने? अब क्या लिखा हुआ है बच्चे? भाई फॉरेन ऑपरेशन होता है, मेरी वहां पे सब्सिडरी है बाहर, या आई एम अ सब्सिडरी होल्डिंग बाहर है, या जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली फॉरेन ऑपरेशन क्या है सर? एक आप कह सकते हैं ब्रांच खुली हुई। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी। ब्रांच अकाउंट जिन बच्चों का हो गया वो रिलेट कर रहे होंगे। कितने बच्चों का हो गया है वैसे ब्रांच अकाउंट? ठीक है, तो जिन बच्चों का हो गया, ठीक है, वो रिलेट करेंगे, जिनका नहीं हुआ वो भी एक बार सुनिए। तो बेसिकली फॉरेन ऑपरेशन क्या होता है? सब्सिडरी, वी हैव अ सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, यूएसए में, या फिर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर और अ ब्रांच ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ऑपरेशन लिख के ये लिख सकते हैं। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होता है जैसे रिलायंस है। ठीक है, क्या रिलायंस की सब्सिडरीज इंडिया से बाहर होंगी? हो सकती है सर, रिलायंस की ब्रांचेस भी हो सकती हैं, हो सकता है रिलायंस का जॉइंट वेंचर भी हो कहीं पे टेलीकॉम सेक्टर का लेके सिंगापुर में। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को रिलायंस क्या बोलती है? दैट्स माय फॉरेन ऑपरेशंस। हमें करना है क्या है वो मैटर नहीं करता, फॉरेन ऑपरेशन का मतलब समझ आना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, फॉरेन ऑपरेशंस या तो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस होते हैं या फिर नॉन इंटेग्रल। याद आ रहा है फॉरेन ब्रांच करा था, वही तो था ये सारा का सारा। तो फॉरेन ब्रांच के अंदर कहां से आ रहा था? वो ऐसे 11 ही बता रहा था कि इसको ऐसे माना जाता है ये ना। फॉरेन ऑपरेशन लिखने के बाद ये जो मैंने चार्ट बनाया ये बना देना कि फॉरेन ऑपरेशन या तो इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन होते हैं या तो नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ये क्या होता है छोड़ो ना बेटे। ओके, लिख लिया बच्चों ने इंटेग्रल और नॉन इंटेग्रल? लिख लिया तक? अब अगली हेडिंग डालिएगा, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। भाई मैं मोबाइल बेचता हूं, यूएसए में ब्रांच है, मैं ही उन्हें मोबाइल भेज रहा हूं, मैं ही उन्हें कस्टमर ढूंढ के दे रहा हूं, बस मैंने दुकान खोली हुई है। आप मुझे बताओ क्या मेरे बिना सरवाइव कर पाएगी वो दुकान? नहीं। क्यों?
फंडिंग मैं कर रहा हूँ, दुकान खोलने के पैसे मैंने दिए, वहां पे रेंट मैं दे रहा हूँ एज अ, मतलब मेन ऑफिस का है मेरा कालका जी में, बट वी आर प्लानिंग टू ओपन अ ब्रांच। और वो ब्रांच में क्या होगा, ब्रांच की जगह मैं डिसाइड कर रहा हूँ, पैसे मैं दूंगा, वहां पे कोई HR फाइनेंस सारे नहीं है, सिर्फ उसको मैंने बोला कस्टमर आएगा, उसको मोबाइल दिखाने बेचना है तुम। कैन आई से दैट इज वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई बिजनेस ओनली, सो दैट्स कॉल्ड इंटेग्रल फॉरेन ऑफिस। बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इंटेग्रल? मैंने वहां पे IIM से 5 मार्केटिंग हेड्स बिठा रखे, मैंने उनको एक बार पैसा दिया 100 करोड़, मैंने कहा मेरे से पैसा मत मांग लेना। कह रहे कस्टमर, मैंने कहा फाइंड आउट कस्टमर्स ऑन योर ओन, पैसे कैसे, कितने टीम मेंबर होने चाहिए, मैंने कहा मेरे आपको क्यों बिठाया हुआ वहां पर, ठीक है। तो बेसिकली मैं उस ब्रांच को क्या करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट, मेरे से पैसे मत मांग लेना मेरे से, एक बार पैसे दूंगा, फंडिंग हो गई, वो कंपनी चाहे अलग खुली, मैंने शेयर में पैसा लगाया, ठीक है, इक्विटी शेयर मेरे पास ही है उस कंपनी के, होल्डिंग सब्सिडी यही होता है ना। लेकिन मैंने बोला अब मैं 1 रुपए का कस्टमर नहीं दूंगा आपको, और 1 साल बाद देख लूंगा कितनी सेल कर रहे हो तुम, नहीं करी तो टॉप वाले हटेंगे बंदे। सर वहां पे फाइनेंस टीम अलग है, हाँ HR अलग है, सारे अलग। सो दैट्स नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑफिस। क्लियर है बच्चे? एक बेसिक हम लिखेंगे इस पर, हालांकि इसके ऊपर और डिस्कशन ब्रांच में होती है। इंटेग्रल में लिखना, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही लिखना है, इससे आगे जो लिखा हुआ है, हालांकि नॉन इंटेग्रल का ऐसा समझाया नहीं हुआ है, बस यही लिख लो जो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन दैट आर नॉट इंटेग्रल और फॉरेन ऑपरेशन। आप एक हिंट के लिए इंडिपेंडेंट लिख सकते हो बस यहाँ पे, कि भाई ये मेरे पे इंडिपेंडेंट, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी ये जो भी है। कहिए साथ जी, क्लियर है? ये फिर ऑन इंटीग्रल में फॉर्म से क्या होगा तो काम करता है। रूल्स बनेंगे उसके, उसी का ब्रांच के अंदर एक चैप्टर है पूरा का पूरा, कि उनके बिजनेस को अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, बताया हुआ। हो सकता है बनवा दूंगा, अभी सिर्फ मतलब लिखा हमने। बताइए क्लियर है बच्चे? सर 2 बातें और लिख लो बस। कितनी डेफिनेशन हो गई आपकी? 5, 6, ठीक है। अब देखिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है बच्चे जनरली? सर जी मैंने दिसंबर में $5 लाख की पेमेंट करनी है बाहर, $5 लाख। आज एक डॉलर कितने का है? 80 का, मान लीजिए। मुझे डर लग रहा है भाई, अगर ये डॉलर दिसंबर में 100 पहुंच गया, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी भाई, क्योंकि मेरे को तो $5 लाख ही देने हैं। तो मैं बैंक के पास जाता हूँ और मैं बैंक को कहता हूँ, बैंक मुझे नहीं पता, हो सकता है डॉलर नीचे गिर जाए, बढ़ जाए, उनके पास एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा आप घबराते क्यों हो, अब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप दिसंबर में आ जाओ, मैं $1 आपको 85 का दे दूंगा, 85। मैंने कहा अगर डॉलर 82 का हुआ, तो उसने बोला और अगर डॉलर 90 का हुआ तो भी तो मैं खा रहा हूँ ना नुकसान, 85 फिक्स हो गया। इसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? ये सारी कंपनीज करके बैठते हैं जिनका डेली ट्रेड है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऑलरेडी अपना लॉस बुक कर चुके। क्लियर है बच्चे? एंड व्हाट इज द फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट यही है जो भी डिसाइड करा, कि फॉरवर्ड में, फ्यूचर में जिस रेट पे मुझे डॉलर मिल जाएंगे, दैट इज फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो अब सिर्फ नाम लिख दीजिए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, चलो छोटी सी लाइनें लिखिए, लिख ही लो। हेजिंग उसमें पड़ता हम्म, है। इसमें और हेजिंग काइंड ऑफ ऐसे होता है, हेज तो एक सिर्फ हेज बोला जाता है कि आप रिस्क, दिस इज हेजिंग एक्टिविटी। हेज करना रिस्क को कम करना बोला जाता है, हेज का मतलब यही।
रिस्क को मिटिगेट करना इज कॉल्ड हेजिंग। तो बट इसमें आपका डॉलर करंट पे 80 कर रहा है और तो बैंक से आप फिक्स कर रहे हो 85 कर रहा है, तो एक तरह से 5 का लॉस तो वैसे भी खाई होता था, लेकिन किसी को 83 का नहीं जाके तो वो बेटर था तो 85। मत उठा, तेरे को कोई कह थोड़ा ना रहा है 100 का हो जाएगा तो क्या, तू इंश्योरेंस क्यों कराता है? हम ये थोड़ा ना करते हैं, इंश्योरेंस में 15,000 जा रहा है, गाड़ी को थोड़ा ना कुछ होना है। वो एक्सपर्टीज की नॉलेज ही नहीं है तो उसके बेसिस पे काम करता हो। कंपनी तो अच्छी उतना से एक्सपर्ट्स को अपने पास। बट दैट्स लॉजिकल, बिजनेस इतना बड़ा होता है, एक एम्प्लॉय रिस्क लेके बैठ गया और भाई इतना भारी नुकसान हो जाए, ऐसे थोड़ा ना होता। लॉजिकल प्रोसेस पे चलते हैं बिजनेस। सर है दोस्त? सर तो जो फॉरवर्ड रेट डिसाइड होता है उसमें सेलर का भी तो कंसेंट चाहिए होगा ना, हाँ, जिसको एक्स्ट्रा बैंक्स वैसे। आपको बता देते हैं कि जैसे कि तू बैंक में गया, तूने बोला मुझे दिसंबर का फॉरवर्ड रेट दे दो, दैट आई विल बाय डॉलर्स फ्रॉम इन दिसंबर, तो कह देगा $1.85 का आज आपको गारंटी कर दूंगा। ओके। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत बातें हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन बस जो अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है? जब ट्रांजेक्शन होगी तो वो फिर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है जी, यही है ना? बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपको बोलूं आज का जो रेट है, मैं नहीं लेता आज का रेट। मैं तो यार, अब डेली जो अकाउंटेंट है, ठीक है, वो कह रहे हैं सर अभी 5 मिनट बाद कुछ रेट था, आधे घंटे बाद कुछ रेट है, क्या मैं हफ्ते का एवरेज ले सकता हूं? क्या मैं महीने का एवरेज, इवन इफ आई एम डूइंग द ट्रांजैक्शन टुडे, क्या मैं अगस्त का एवरेज ले सकता हूं? ले सकते हो, अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं है तो। रादर देन टेकिंग द आप जो रेट ले रहे हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि मैं उसकी एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं, क्या मैं वीक का एवरेज ले सकता हूं? ले सकता हूं। बट एक बात बताइए, अगर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो क्या लेना चाहिए एवरेज? नहीं। अगर ऐसे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है तो आप पूरे हफ्ते का एवरेज ले लो और सारी ट्रांजैक्शन जो भी परचेज किया और सेल किया उसी रेट पे ले लो। तो यही बात लिखी हुई है। पढ़िएगा इसको। A rate that approximates the actual rate is often used. कहिए साहब जी। स्वास्तिक जी, क्या मैं हफ्ते का एवरेज ले सकता हूं? महीने का एवरेज? महीने का एवरेज ले सकता हूं। ले सकता हूं महीने का भी। जी हाँ, ले सकते। अच्छा, फ्लक्चुएशन ज्यादा है तो एवरेज लूं या फ्लक्चुएशंस कम है तो? फ्लक्चुएशंस कम है, ओके, वेरी गुड। हाँ, नोट करोगे इसको? हाँ, समझ आ गया ना? वैसे मतलब ऐसे, चलिए आइए, एक मिनट सुनिएगा, ज्यादा लंबी बात नहीं है रे। फटाफट आइए जरा। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। इन्वेंट्री, नॉन मॉनिटरी। ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, नॉन मॉनिटरी था। इसके ऊपर डिबेट नहीं कर सकता मैं, सिचुएशन बन जाती है, भाई लिखा हुआ था तो नॉन मॉनिटरी ले रहा हूं। पीपी, क्लियर है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको, मैं सारी कहानी बता चुका था। आपने गुड्स परचेज करे $15,000 के, बहुत अच्छी बात है, $75 का डॉलर है परचेज के टाइम। 31 मार्च को 74 का हो गया, ओहो, फायदा है या नुकसान? फायदा है। 31 को फायदा है, 75 की लायबिलिटी 74 की हो गई, और सेटल किस में हो रहा है फाइनली? और ज्यादा फायदा। एंट्री डाल दीजिएगा।
1 जनवरी की, 31 मार्च की और 7 जुलाई की। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे दोनों। AS11 कहता है। ठीक है कैसा। खत्म करना है बेटा आज में, कुछ स्टैंडर्ड जल्दी जल्दी करना। सेवन को कितना है? 70। दोनों साल का बताना है, ठीक है। 31 मार्च 2021 भी लिखा हुआ है, ठीक है, और 31 मार्च 22 भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। पहली एंट्री कितने की डाली? 11,25,000। दूसरे में गेन बुक करा, कितने का? 15,000 एग्जैक्टली। एंट्री क्या डाली होगी? क्रेडिटर्स टू एक्सचेंज गेन, है ना। क्रेडिटर्स टू एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज गेन को P&L में 15,000, बिकॉज $15,000 पे ₹1 गिरा था तो 10,000 जो गेन है 15,000। पहली एंट्री आपने क्या डाली? परचेज टू क्रेडिटर्स 11,25,000, 11,25 ये डाली। अगली एंट्री क्रेडिटर्स टू गेन, क्यों? क्योंकि 75 रुपीज, मान लो मैंने इसे $1 ही देना होता है तो कितने ₹1 का फायदा होगा, कितने डॉलर? 15,000 का गेन। तो क्रेडिटर्स टू गेन 15,000 15,000, और मैं गेन को गेन खरीद दूंगा। और ये एंट्री एक्सचेंज गेन टू गेन। पेमेंट की देखो और नीचे दे देना। हरिदत्त जी का और थर्टी फर्स्ट मार्च का जो रेट दिया हुआ है वो आप क्या लॉस सेटलमेंट 31 मार्च को हो जाएगा। टोटल गेम का सारी एंट्री डालो। एक बार रुकिए, एक बार सारी एंट्री डालो मेरे को। पहले मैं 20-21 की एंट्री डाल रहा हूँ। परचेज टू क्रेडिटर्स 11,25,000, 11,25,000।
ये एंट्री कब डलेगी? 1 जनवरी 2021। देन 31 मार्च को क्रेडिटर्स टू एक्सचेंज गेन 15,000 15,000, और एक्सचेंज गेन को फिर मैं कहां भेज दूंगा? पीएनएल। तो मत भूलिएगा। तो ये बेसिकली 3 एंट्रीज डलेंगी, और ये एंट्री 31 मार्च 21 को डली है, 31 मार्च 21 को। 20-21 क्लियर है? 21-22 में 7 जुलाई को क्या एंट्री डालूंगा? क्रेडिटर कितने के रह गए? 11,10,000। पेमेंट कितने की करनी है? 10,95,000 टू एक्सचेंज गेन। और यही एक्सचेंज गेन आप 7 जुलाई को भेज दीजिए। 31 मार्च को देख लेते हैं अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। आप क्या कर देंगे? एक्सचेंज गेन टू पीएनएल 15,000। और क्लियर है? ओके। 15,000 will be credited to PNL in the year ending 31st March 2020। कहिए क्लियर है बच्चे? एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे ऐसी? एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो बच्चे। सर ये तो लोन के ऊपर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, ठीक है? कितने डॉलर का लोन लिया आपने? 4,50,000 डॉलर। और जब भी आप पे कर रहे हो, मतलब जब आपने लोन लिया तब तो कितने का था? 48 का। और जब रीपे करो तो कितने का हो गया? फायदा कि नुकसान है? नुकसान है। ठीक है। 4 लाख। ठीक है, तो एंट्री वाइज डालिए। जब लोन मिला तो बैंक टू बैंक लोन। ठीक है, फिर 31 मार्च को 48 की चीज 49 हो गई, तो नुकसान बुक करिएगा। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्या है? वही जैसे हम एक्सचेंज लॉस बुक मतलब कर रहे थे ना, इन्होंने डिफरेंस अकाउंट बोला। नॉमिनल अकाउंट ही है, और नॉमिनल को कहाँ भेज देगा? तो देखिए सर, पीएनएल के अंदर भेज। इन्होंने भेजा नहीं है। हाँ लिख सकते, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये जो इन्होंने डेबिट करा है ना बच्चे, आप इसको एक्सचेंज लॉस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इन्होंने तो मतलब आगे भी एंट्री पीएनएल में भी नहीं भेजी, पर आप भेज दीजिए। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में तो भाई ये जो डेबिट करा है वो पीएनएल में भी जाना चाहिए।
है जी बच्चे, हो गया। आ गया। हो गया। पीछे। हो गया। सूरज का हो गया। ओके, हो गया ना बच्चों। चलिए, अब एक चीज बताता हूं आप, हटा दूं ये। अब एक हेडिंग डालिएगा, पैरा 46 से। क्या होता है ये, अरे बेटे बस ऐसे ही। पैरा ऐसे ही है, पर आगे का टॉपिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पैरा 46 से क्या कहते हैं? अजय एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको एक एसेट परचेज करना है 100 करोड़ का, तो उसके लिए आपको लोन लेना पड़ता है? और कैसा होता होगा, मतलब लोन कहाँ से लोगे आप, इंडिया से या बाहर से? बाहर से भी हो सकता है, तो ये तो बात हो रही है फॉरेन, इंडिया में हो गया तो बात ही खत्म होगी फिर। लेकिन आपको पता है एनबीएफसी समझते हो आप? एनबीएफसी कुछ, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, कुछ एनबीएफसी ऐसे होते हैं जो आपको ये बताएंगे कौन सा एसेट खरीदना, आपसे पूछेंगे, आपको खरीद के भी दिलवा देंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस काम में। समझ रहे हो, मेरे को उतना कॉम्प्लिकेट नहीं जाने का। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मिस्टर ए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है बच्चे, छोटा सा ही अमाउंट ले रहा हूं मैं, कितने रुपए की? 1 लाख। बहुत अच्छी बात। मिस्टर ए किधर रहता है? इंडिया में। पर बेटे इसके पास पैसे नहीं है, जिस वजह से इसने बाहर से लोन ले ली। तो भाई इसने जो लोन लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं, अगर $1 50 का है, तो मिस्टर बी जो कि लेंडर है, और ये क्या हो जाएगा, बोरोवर, क्या आप बता सकते हैं कितने डॉलर का लोन लेना पड़ेगा उसको? $2000। बहुत अच्छी बात है, यानी इसको $2000 की जरूरत, और इसने बाहर से लिया। अब आप मुझे बताइए, क्या $2000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा कुछ? सर एक बात बताओ, 8% तो यही मिल जाता है, बाहर क्यों जा रहा है? लो बेटे, 6% पर annum मिल गया, इसलिए बाहर से ले लिया। हो सकता है ना? अब आप मुझे बताइए, ये सबसे पहले जब एसेट परचेज करेगा, अच्छा एसेट बाहर से है या इंडिया से? एसेट तो इंडिया से ही परचेज। ठीक है, और मैं आपको एक बात बोलूं, चाहे बाहर से भी हो, मैं तो अपनी अकाउंटिंग इंडियन रुपीज में ही करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए सबसे पहली एंट्री क्या डालूं? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितने रुपए बच्चे? 1 लाख। और पहले आप मुझे इतना बताइए, ये एंट्री क्लियर है? सर कौन से दिन? ओ बेटे आज का डेट ही ले लेते हैं, 12 अगस्त 2025 को एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। पर सर इसके पास तो पैसे ही नहीं थे, तो इसने तो लोन लिया होगा, तो लोन ले लेते हैं आज के दिन ही। तो ये एंट्री मैंने कब डाली? 12 अगस्त। लो बेटे लोन भी ले लो। बस लोन आपने कहाँ से लिया, बाहर से या इंडिया से? बाहर से। तो एंट्री क्या डाली आपने? बैंक टू, बैंक लोन, कितने रुपए? 1 लाख। 1 लाख, बस इसकी बाइफरकेशन क्या होगी? $2000
और जिस दिन लोन लिया कितने रुपए का था? 50, आज का डेटा। अब आप मुझे बताइए साल के एंड में 31 मार्च को मुझे बताइए क्या मैंने इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी? नहीं करनी होगी? करनी होगी। तो आप मुझे बताइए 6% के हिसाब से डेट थोड़ी सी बदल दूं? ठीक है, एक बार सुनना है, एक बार, ठीक है। डेट नहीं बदलूंगा ना, तो आपको मैं कैलकुलेशन में थोड़ा ना फंसाना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करें। 1/4/24 को लोन लिया मैंने, ठीक है। तो एसेट भी कब खरीदा होगा? 1/4/24, ठीक है जी। पूरा साल खत्म हो गया सर जी। क्या आप मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट बता सकते हैं पहले? सर जी, $2000 पे 6%, कितना? $120 का ब्याज देना है मैंने। कौन से दिन? 31 मार्च को। $1 इक्वल टू 52 रुपीज। तो क्या करूंगा सर मैं इस पे? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू बैंक कितने डॉलर था? $120। कोई एक्सचेंज गेन लॉस नहीं बुक करना, पहले से थोड़ा ना बुकिंग चल रही है उसकी। 31 मार्च को जो खर्चा पे कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा ना, अगर आपके दिमाग में चल रहा है एक्सचेंज गेन एक्सचेंज, ये सब थोड़ा ना चल रहा। वो तो लोन की रीपेमेंट में चलेगा दिमाग, ब्याज पे थोड़ा ना कोई दिमाग लगाना है आप। तो मैंने देखा कितने डॉलर? 120। $1 कितने का मिल रहा है? 52 रुपए का। तो सीधा ब्याज का मैं सीधा खर्चा बुक कर दूंगा। कितने रुपए आ रहे बेटा? कितना? 6240। आई मीन $120 इंटू 52 कितना आया? 6240। यहां तक क्लियर है? सर लेकिन सर कुछ रीपेमेंट है क्या? मान लो नहीं, ठीक है, पर $1 कितने का हो गया? $1 कितने का हो गया? 52। मेरी लायबिलिटी कितने रुपए के हिसाब से बनी हुई? 50। क्या ये 52 के हिसाब से नहीं दिखनी चाहिए? यही तो सीख रहे थे हम तब से। बैंक लोन को क्लोजिंग डेट पे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाओगे। तो क्या कर दोगे बेटे? एग्जैक्टली लॉस मत करिए अभी आप। बैंक लोन कितने से बढ़ जाएगा? कितने डॉलर पे? $2000 पे 2 रुपए, कितना आ गया? और आप इसको एक्सचेंज लॉस बोलते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं ये एसेट की वैल्यू बढ़ा, rather than showing it as exchange loss and transferring it to P&L, I am saying ये जो खर्चा है इसको फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में डाल दीजिए, और फिर आप इसको डेप्रिसिएशन के रूट के थ्रू धीरे धीरे लेते रहिए। जाना तो P&L में ही है। आप बोलो नहीं सर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो मत करिए, ऑप्शन है। आपका मन करे मैं तो P&L में भेजूंगा, भेज दो भैया। एसेट बढ़ गया ना इसमें, फिक्स्ड एसेट डेबिट हो गया तेरा 4000 से। जो तेरा फिक्स्ड एसेट 1 लाख का था, 4000 से और बढ़ी। नाउ योर फिक्स्ड एसेट 1,04,000, यू विल गेट अ टोटल डेप्रिसिएशन 1,04,000। हाँ जी, डिपेंड करता है, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं। फिक्स्ड एसेट डेबिट करने से इसका मतलब आपने कौन सा पैरा आपने यूज करा है? पैरा 46 से अप्लाई करा। आपका मन कर रहा है सर मुझे नहीं करना, मेरे को खर्चे सर सही चल रहा था, चाहे गुड्स हो चाहे फिक्स एसेट, डाल दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। दो ऑप्शन है आपके पास। आपको फिक्स एसेट में कैपिटलाइज करना है, ले दे के नुकसान, या तो डेबिट ही होना है ना नुकसान, या तो नुकसान P&L में डेबिट कर रहा हूं मैं, या तो एसेट की कॉस्ट बढ़ा। समझ रहे हो? आपको जो ऑप्शन ये अच्छा लगे। ये हो गया आपका पैरा 46 से लगाया आपने। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका?
मैं एक्सचेंज लॉस पूरा नहीं लिख रहा, पीएनएल पे तो नुकसान दोगे आप। दैट इज 4,000 टू बैंक लोन 4,000। चल रहा है हमारे बैलेंस शीट में पहले से, तो उसकी वैल्यू हमको बढ़ा रहा है, तो फायदा नहीं है, तो उसमें सब दूसरा आएगा नुकसान नहीं खाना, तो मैं बताऊं हाँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। वही प्रॉपर्टी लॉस होता है, तो उसमें सेक्शन में नहीं रही मैं हाँ ठीक है, पर जब बैलेंस शीट में हमारी एसेट चल रही है, तो बेसिकली हम इस साल हम अपना एसेट बढ़ा रहे हैं, हाँ, तो दूसरी वाली एसेट में मतलब पर मेरा दिमाग, एक चीज बोलूं, आपने अच्छा नहीं करा लोग जी के साथ। अब बोलो आप। सॉरी दूसरी गलत बोलने लग पड़ा। नहीं नहीं, पर बोलो बोलो। हाँ ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्या हो गया उसमें। उसका लेकर हम अपना एसेट दिखा रहे हैं, हाँ, बढ़ा रहा है फायदा दिखाने कुछ, तो एक घंटा बोल रहा हूँ ये तो फायदा दिखाई नहीं नुकसान जो अगर 4,000 का नुकसान होता है और मान ले तेरा और कोई धंधा ही नहीं है, तो तू पीएनएल को एसेट साइड पे ही दिखा रहा होता है ना, डेबिट साइड पे। मैं तेरी बात समझ गया। अगर तू एसेट बढ़ा रहा है पर तेरी लाइबिलिटी तो बढ़ी रही है, तो टेक्निकली मैं ऐसा तो नहीं कर रहा ना इस आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन दैट मैं एसेट्स से ओवर, समझ रहे, इनफ्लेट कर रहा हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी तो बढ़ी नहीं। अब इसके दो इफेक्ट है, तेरी लाइबिलिटी बढ़ी 4,000 से, एसेट बढ़ गया 4,000 से, और दूसरा क्या है, लाइबिलिटी बढ़ी और तेरा प्रॉफिट गिर गया, तो वो वहीं का वहीं सेटल हो गया, ये दोनों साइड बढ़ गई तेरी, ले दे के दोनों साइड पैरेलल वही चल रही है। उसको बढ़ाना होगा इसमें बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे। ठीक है, सो मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया। अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, मैं आपके दिमाग में बिठाना चाहता था। इंटरेस्ट की फ्लक्चुएशन पे थोड़ी ना मैंने एसेट को बढ़ाया है, मैंने तो जो आपकी लाइबिलिटी बनी हुई थी, आप जब उसको रीस्टेट कर, आपने लाइबिलिटी कितने रुपए पे बनाई थी, आप $1 की बात करिए, बस 50 रुपए पे नहीं थी आपकी। वो तो नंबर ऑफ, वो है ना, डॉलर है ना। मोटा मोटी आपकी लाइबिलिटी कितने की थी, 50 की। कितने की हो गई, 52, $2 से बढ़ गई थी आपकी। तो टू बैंक लोन हो जाता $2, और डेबिट में कह रहा हूं फिक्स एसेट कर, बाकी तो यूनिटी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और वही चीज मैं आपको कह रहा हूं भाई, तेरे को ऐसे नहीं करना तो पीएनएल टू बैंक लोन कर। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक। ये जो सारी की सारी बात है ना, ये जो पैरा 46 ए है, ये ऑप्शन कब आप ले सकते हैं, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल, यानी कि जो एसेट आपने खरीदा है वो डेप्रिशिएबल एसेट है, यानी कि ले दे के वो धीरे धीरे पीएनएल में पहुंच ही जाएगा। डेप्रिसिएशन के रूट के थ्रू धीरे धीरे तो खर्चा डाल ही दोगे, और 4,000 जोड़ा तो आपको क्या लग रहा है, कभी नहीं जाएगा पीएनएल में खर्चा, जाएगा ना डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर सर नॉन डेप्रिशिएबल होता तो एक रिजर्व क्रिएट होता है, ठीक है, और वो पैरा 46 से बताता है। पर हमने अभी क्या करा, पैरा 46 ए किसके रिलेशन में करा है, इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूं एक और चीज होती। हाँ बिल्कुल, नोट्स बन रहे हैं बेटे। आप बच्चों ने एग्जाम्पल नोट नहीं करा अभी, चलो पहले नोट कर लो, फिर पहले इतना एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि ये मतलब अच्छा एग्जाम्पल बना है। ऋतिक जी आप नोट कर लीजिएगा, आप जितना नोट करेंगे उतना ही आप नोट करा पाए नोट्स को देख पाएंगे ढंग से। नोट नहीं करोगे तो बेटे फिर इधर उधर हो जाते तो। नहीं यार, इंडिविजुअल कॉल है भाई, उसको जो ठीक लगेगा। तो पता चल गया लेकिन इसको एक ऊपर क्या लिखा है बोरोवर, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करिएगा बच्चे। अनस जी ने कर लिया। रितेश का तेरा किधर है, इनके साथ ही है पीजी, बहुत दूर है, कहाँ लिया तुम।
सर इधर वाला पसंद नहीं आया, सही नहीं था। हाँ अच्छा, था नहीं। वो क्या कह रहा था? अच्छा, सर टफ होता है यार बच्चों। हाँ जी, तो एक बार ये फिर से समझा दो, लाइक फिक्स्ड एसेट को डेबिट को क्यों किया? तूने एंट्रीज लिख ली हैं पहले? यस सर। अब मुझे पहले ये बता दे, लोन की वैल्यू बढ़ेगी, ये कंफर्म्ड है। हाँ जी सर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं इसको एक्सचेंज लॉस बोल के डेबिट कर देता था, है ना? यस सर। खर्चा दिखा देता। अब मैं तेरे को कह रहा हूँ, एक साथ खर्चा मत दिखा, एसेट की वैल्यू में डाल दे। तो बोला तो खर्चा कब दिखाएंगे? मैं कहा भाई एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो डेप्रिसिएशन के थ्रू तो चला ही जाएगा ना। सो रादर देन डायरेक्टली शोइंग इट इन द पीएनएल, मैं क्या कर रहा हूँ, उस एसेट की कॉस्ट में बढ़ा। तो लाइक डेप्रिसिएशन के थ्रू वो वैल्यू अपने आप घट जाएगी तो अपने आप हो इन अ जाए। वे। अब तेरी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 1,04,000 की होगी ना ओवर द लाइफ। यस सर। अच्छा सर बच्चों, तो अगर फिर मुझे गेन हो जाता तो, अगर $1.48 का हो जाता तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती, बिल्कुल कम हो जाती। नुकसान है तो एसेट वैल्यू बढ़ा दोगे, गेन है तो कम कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात है? ओके, ये भैया इधर देखो रे ध्यान से। इन रिलेशन टू अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट, ए भैया, अगर अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट होता, ठीक है, बताइए। तो एक रिजर्व है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस ट्रांसलेशन। ओ माय गॉड, रिजर्व का नाम है बेटे। हाँ हाँ, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस ट्रांसलेशन रिजर्व। ओ माय गॉड, करेंगे चेक एक बार बेटे। हो सकता है कोई आगे पीछे एक लेटर हो, क्या होगा, इंसान है भाई, गलती हो जाती, आपकी तरह थोड़ा ना इतने परफेक्ट खेलते हो आप बैडमिंटन। अरे यार, वही याद आ रहा स्टेमिना तो भागा बहुत है, यहाँ से वहां आगे बहुत भागा है। क्या चाह रहे हो क्लास लेनी? शटल को वहां होती है, शॉट यहाँ मार रहा होता ठीक है, लास्ट वन क्या है? है जी। ट्रांसलेशन रिजर्व, और पीछे ऑडियो, वो गेम के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता था, अच्छा नहीं खेलता था ना। देखिए वो बैकग्राउंड में, वो नहीं देखी? हाँ, बताइए। नहीं नहीं, अब बहुत अच्छा भागे आप बैडमिंटन में। हो गया टॉपिक सब खत्म हो गया, पढ़ा दें आप भाई ने आपकी कंडीशन भाई। तेरा ना रैकेट सही नहीं था। बस 5 मिनट हो गए, बस चलिए, भाई वो मेरी एडवांटेज नहीं था। अच्छा होता सिक्योरिटी गार्ड की बात मान ही लेता, रुकी जाती गेम तो सही होता था। वो बोल रहे हिंदी में, साफ चलेगा बात करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड ये बोल रहे कि यहाँ नहीं खेल सकते, मैं आराम से बात करो, आप मेमोरेंडम दिखाओ कहाँ लिखा है।
वो कह रहे मुझे इंग्लिश में G31 बोल रहा हूँ, वो कह रहे मुझे इंग्लिश नहीं पता लग रही, मतलब G31 बोलो। ये सोसाइटी का मेमोरेंडम दिखाओ जहां पे लिखा होगा इंग्लिश। मैंने उनसे बाय पासवर्ड मांगा हाँ बताओ। सर, तो उन्होंने कहा था बंद है, तो गेट पे लॉक लगा दो या तो ऑर्डर पेश कर दो। ऑर्डर था नहीं, मैंने मतलब बात ये है कि तू किसी के साथ भी टाइम पास कर सकता है, बात बस बोल दो, खेलने दो थोड़ी देर के लिए भैया। कहा मैं बैठा हूँ, ये कहा था। सर आप लोग वही लेंगे, प्यार से बात करेंगे भाई, सही है ना, 600 लिया। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चे, टैक्स की क्लास के लिए हैं बच्चे, वेरी गुड। मैं तो सोच रहा था आज अकाउंट ही करा दूं और लंबा, ठीक है। हम्म, फिर हो गया होगी होगी होगी। बट ओ माय गॉड। ठीक है, फॉरेन करेंसी के बारे में लिख लेते हैं, पर यार मेरे को ना खत्म कराने का मन करा था बहुत ज्यादा। आपको मन नहीं करा पढ़ने का? आपको आए हो ना, पढ़ा दूं ना टैक्स? नोटबुक आया हूँ, मुझे आया हूँ सिर्फ बना रहे हो। 3:30 तक करा दूंगा, 3:30 से 4:30 टैक्स करा दूंगा। खत्म करते हैं बच्चे, आओ। हाँ मिस्टर, 10 मिनट का ही रह जाएगा वैसे आज का, नहीं तो। भेजा नहीं क्या? हाँ जी बेटे, एक बार देखना, यही लिखा था ना, रिजर्व अकाउंट एक ही बात होती है। अब एक मुझे बात बताइएगा, एक बात बताइए, ये एक रिजर्व है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ना, जैसे जो मुझे नुकसान हुआ था, सपोज करो मैंने किसी से लोन लिया और अब वो लोन 10 रुपए से और बढ़ गया, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो लोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली अपनी लायबिलिटी और बढ़ा दूंगा, मान लो 10 लाख से। तो अब क्या होगा बेटे, डेबिट में ना पीएनएल ना फिक्स्ड एसेट होगा, वो क्या होगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस ट्रांसलेशन रिजर्व, डेबिट के साथ। मतलब सर अगर डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो, अरे तो उसकी तो बात ही नहीं चल रही ना। अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो या तो तुम एसेट को डेबिट करोगे या तुम पीएनएल में भेज दो। लेकिन अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हुआ तो, मान लो वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले लिया, तो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लोन ले लिया, फॉर परचेज ऑफ लैंड उसके लिए लोन ले लिया, और अगर आपको नुकसान हो गया तो लोन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। डेबिट क्या कर दूंगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व। और अगर फायदा हो जाएगा तो सर, ओ बेटे फायदा हो जाएगा तो 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का लोन कम हो जाएगा, और रिजर्व क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंट ट्रांसलेशन रिजर्व। ले दे के बात इतनी सी है, पीएनएल में नहीं जाने का भी है, ठीक है। या तो ये इसमें जाएगा फॉरेन करेंसी, और डेबिट होगा या तो क्रेडिट। कहिए सर, क्लियर है बच्चे? अब आप एक बार इसके बारे में लिखिएगा। ये आ जाता है पेपर में, इसलिए बोल रहा हूं, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना वो लिख देना एक बार। रिजर्व्स इन सरप्लस के पॉजिटिव है तो दिख जाएगा रिजर्व्स इन सरप्लस में, रिजर्व क्रेडिट हुआ है। डेबिट करा हुआ है तो नेगेटिव में दिख जाए। सर एसेट में दिखा देंगे, कभी नहीं होता ऐसे। रिजर्व चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिजर्व की हेडिंग में ही आता है, लिख दीजिएगा इसको। जो अंडरलाइन करा वो लिख देना बच्चे। और बस फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास में इसका कर लेंगे, ये नोट कर लीजिए, बस प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक स्टैंडर्ड और भी कराई दूंगा मैं, छोटा सा, आधे पौन घंटे का।
नेक्स्ट क्लास ना मेरी बच्चे अब थर्सडे तो मैं हूं नहीं, तो अब नेक्स्ट वीक ही होगी। कल देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्लास का सिचुएशन बना तो। हाँ क्या है? रिटर्न मैं वापस आऊंगा सैटरडे, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ बस। किससे बात करनी इस बारे में? रिटर्न आने के बाद मैं दोबारा जा ही रहा हूँ। क्या है बेटे पार्टी? सर ने मैं सही में इस बार ना मन नहीं है। आपका बनी आप बताना पार्टी इलेक्शन कमीशन ने इतना गलत कर दिया, मतलब ना बहुत ही मूड खराब हो गया। सर पीजी इलेक्शन वोटर आईडी गलत, फ्रॉड, हम लोग को वोट देने का मन ही हट गया बिल्कुल। वोट हो बर्थडे हो बिल्कुल अब करना ही नहीं, मनाने। उससे वैसे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, 20 तारीख को आपका टेस्ट होगा बेटे, बुक 3 का टेस्ट होगा, सीएमए वाले बच्चों का, ग्रुप 1 का जो भी टेस्ट तुम्हारा हो चुका है वो होगा, सीएमए वालों का होगा सर। सीए का भी होगा। हमारे सर है जी। अकाउंट फिर भी देखिए है जी। 90 मार्क्स का टेस्ट क्या कह रहे हो शान जी? आवाज नहीं आ रही दोस्त। सर अकाउंट्स का टेस्ट है ना 20th को? 20 अगस्त को। हाँ ओके नहीं नहीं सर क्लास कान खत्म है। ऑनलाइन यार बिल्कुल सही है, ऑनलाइन रहा करो, सही है। हाँ मैंने मैंने नहीं डाला 2 साल पहले, वो आज याद दिला रहे हैं आप। बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके तो सर जी इधर तक रखते हैं, और अकाउंट्स का तो यहाँ तक है। अब जो बच्चों का जानकारी वालों का टैक्स की क्लास है वो वाली आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? जो मई वाले बच्चे हैं उनका इतने तक है बच्चे, ठीक है?